जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे 2D एरे की, मल्टी डायमेंशनल एरे डिस्कस किया था। हम यहाँ एक एग्जांपल के साथ डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक 2D एरे हमें रीड करना है, मतलब एक मैट्रिक्स रीड करनी है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसपोज प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो इनिशियली हमने एरे क्रिएट किया, एक 2D एरे जैसा हमें रिक्वायर्ड है। रीड करने का तरीका सिंपल सा, पहले रोज कितनी चाहिए वो पूछा एंड कॉलम्स कितने चाहिए वो पूछा। जिस तरीके से हमने रोज एंड कॉलम्स पूछ ली यूजर से, फिर लूप प्रोवाइड कर रहे हैं जैसा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हर एक रो के लिए कॉलम का लूप, पोजीशन प्रिंट करनी चाहिए हमने एरे के एलिमेंट के लिए, बट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया i+1 एंड j+1 के साथ। पोजीशन स्पेसिफाई कर दी। स्कैनफ से हम रीड कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू एट ए टाइम, जिसे हम स्टोर कर रहे हैं ए ऑफ आई जे पोजिशन पे, आई इंडेक्स वाली रो जे इंडेक्स वाले कॉलम पे स्टोर कर रहे हैं। फाइनली अगर हम इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहते हैं जैसा यूजर ने दिया उसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे मैसेज जस्ट बीच में दे रहे हैं गिवन मैट्रिक्स और वही सेम ट्रैवर्सिंग प्रोवाइड कर दी। बस इस बार हमें क्या करना है, वो वैल्यू रीड नहीं, उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो एड्रेस नहीं, डायरेक्टली ए ऑफ आई जे प्रोवाइड करते प्रिंट रखना, स्लैश टी के साथ सेपरेट करते हुए, टैब प्रोवाइड करते हुए, और एक रो के जैसे ही सारे कॉलम्स कंप्लीट, तब लाइन चेंज करने के लिए प्रोवाइड कर दिया हमने बैकस्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर। जिस तरीके से हम ये मैट्रिक्स प्रिंट करवा रहे हैं, हमें यहाँ पे ट्रांसपोज भी अगर प्रिंट करना है तो कैसे करना चाहेंगे उसकी बात करता हूँ। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है उसे भी देखते हुए डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करना चाहेंगे। यहाँ के लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस चीज को हम पहले एक बार डायग्राम के साथ देखें कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है कुछ ऐसी, से 11 23 5 जैसी वैल्यूज अवेलेबल है फर्स्ट रो के अंदर, एंड सेकंड रो जो प्रोवाइडेड है वो है सपोज 5, सॉरी 5 की जगह कुछ और नंबर ले लें, समझने के लिए आसानी रहेगी इसलिए सेम नंबर का रिपीटेशन हम नहीं कर रहे मैट्रिक्स में ना। 8 एंड से 7, इस तरीके से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है, हम चाहते हैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, एक तरीके से प्रिंट करवाना ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज होता क्या है, क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम प्रिंट करना चाहेंगे। तो एक ऐसा डेटा हम प्रिंट करना चाहेंगे जहां पे
फर्स्ट रो के अंदर वो वैल्यूज हो जो इसके फर्स्ट कॉलम में थी, सेकंड रो के अंदर वो वैल्यू जो इसके सेकंड कॉलम में थी, थर्ड रो के अंदर वो वैल्यूज हो जो इसके थर्ड कॉलम में थी। अगर हम इसे सिंपली प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे किया जाएगा उसे समझें। तो सबसे पहले हम प्रिंट करना चाहेंगे 11 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में अवेलेबल है 0 0 इंडेक्स पे। फिर प्रिंट करना चाहेंगे कौन सा डेटा, वो होगा 60 जो अवेलेबल है कहाँ, इसी मैट्रिक्स के अंदर, ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर 1 0 पोजीशन पे। और 2 रोज थी तो ये पहले 0 0 फिर 1 0। फिर उसके बाद प्रिंट करवाना चाहेंगे लाइन चेंज करने के बाद 23 जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स में 0 1 पोजीशन पे। और उसके बाद फिर 8 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में अवेलेबल है 1 1 पोजीशन पे। तो ध्यान से देखें, ये 0 1 0 1 फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 1 0 1 का रिपीटेशन बार बार चल रहा है, और ये 3 बार रिपीटेशन होगा ओवरऑल 0 1 0 1 वाली इस प्रोसेस का। तो ये अब वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 5 अवेलेबल है कहाँ, तो ये अवेलेबल है 0 2 पोजीशन पे ओरिजिनल मैट्रिक्स में। एंड फिर डेटा जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो है 7 जो अवेलेबल है ओरिजिनल मैट्रिक्स में 1 2 पोजीशन पे। और ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 3 बार ये रिपीटेशन हुआ। 3 बार रिपीटेशन किस चीज का हुआ तो उसे समझें। जैसे वेरिएबल हम यहाँ पे कोई सा भी, जैसे x दिया, x इक्वल 0, पहले 0 के लिए दोनों चीज, फिर 1 के लिए दोनों चीज, फिर 2 के लिए दोनों चीज आती है। तो x इक्वल 0, x लेस देन 3 कहते हैं हम इसे, एंड x प्लस प्लस। तो ये x वाला लूप चलेगा 0 और किसके लिए, 0 1 और 2 के लिए। वहीं इसके इनर पार्ट में हमने प्रोवाइड कर दिया एक लूप, जैसे फॉर y इक्वल, y वाला लूप कैसे चल रहा है, जो 2 टाइम्स चल रहा है। 0 से लेके y वाला लूप कहां तक चलता है, 2 टाइम्स, लेस देन 2 कहते हैं हमें, एक बार 0 से स्टार्ट किया इसलिए y प्लस प्लस करते हुए हर एक x की वैल्यू के लिए y वाला लूप 2 टाइम्स चल रहा है। मतलब एक बार ध्यान से देखें तो ये जब सेकंड वैल्यू 0 है उसके लिए फर्स्ट वैल्यू 0 और 1, सेकंड वैल्यू जब 1 है तो उसके लिए फर्स्ट वैल्यू 0 और 1, नेक्स्ट सेकंड वैल्यू जब 2 है उसके लिए फर्स्ट वैल्यू 0 और 1। इस तरीके से ये लूप चलता है। y वाला तो बार बार 0 और 1 के लिए, लेकिन x की वैल्यू हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा। और यहाँ पे जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो वैल्यू कौन सी, तो इस तरीके से जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं %d के साथ प्रिंट कर रहे हैं, टैब से सेपरेशन देना चाहते हैं तो /t, वैल्यू जो प्रिंट कर रहे हैं वो कौन सी, तो ये जो चेंजेबल वैल्यू है 0 1 2 3 बार जो चेंज हो रहा है वो है राइट साइड में, और जो ये 0 से 1 तक 2 वैल्यूज वाली बात है वो है लेफ्ट साइड में। तो एरे का नेम अगर a अवेलेबल है तो यहां देना चाहेंगे a ऑफ y x, इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहेंगे। और जैसे ही ये 2 टाइम्स अपना काम करता है y वाला लूप, उसके बाद लाइन चेंज, मतलब यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहेंगे printf एंड /n। समझने के लिए बिल्कुल आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि 3 क्यों दिया गया यहाँ, क्योंकि ये थे नंबर ऑफ कॉलम्स, और 2 क्यों दिया गया, क्योंकि ये थी नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ रोज चेंज हो तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। ये यहाँ पे अगर एक और वैल्यू होती 11 60 और 60 के भी नीचे, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसमें तीसरी वैल्यू आती फर्स्ट रो के अंदर। तो ये रो पे डिपेंडेंसी इनर वाले लूप की, आउटर लूप की कॉलम पे डिपेंडेंसी चल रही है। और ये जो हमें इम्प्लीमेंट करना है इस चीज का, इस लॉजिक का, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लगा है तो एक बार प्रोग्राम में देखें। तो प्रोग्राम में जो हमें प्रोवाइड करना है वो क्या, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करने का तरीका कुछ ऐसा था, सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है। हम अगर यहाँ पे तरीका थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे, तो हमने, तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं आप वेरिएबल जो आपके पास अवेलेबल है i और j
उन वेरिएबल्स को ही इंटरचेंज करना। बट एक बार को हमने क्या किया, जो अंदर वाला लूप था वो बाहर, जो बाहर वाला था वो अंदर और विद आइडेंटिफायर नेम। वही आई और जे उसी तरीके से प्रोवाइडेड है। आर वाले को आई से, जे वाले को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान से समझना, पहले ये जे वाला लूप 0 के लिए चलता है, आई वाला लूप 0 1 2 वैल्यूज के लिए चल जाएगा अगर रो 2 है तो, 0 और 1 के लिए। तो जब ये 0 और 1 के लिए चले, वो वैल्यू हमें कहाँ देनी थी, अभी डायग्राम में जो देख रहे थे वो देनी थी लेफ्ट साइड में। जब 2 रोज वाले एरे को प्रिंट कर रहा है तो वो 0 1 वाली वैल्यू आ रही है, वो तो आ रही है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आ रहा है 0 1 2, और 0 1 2 कब, जब कॉलम्स 3 अवेलेबल थे। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, बाकी तो सेम है, केवल यहाँ और यहाँ डेटा हमने थोड़ा चेंज कर दिया, जो प्रोग्राम है चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रोवाइड किया। इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कंपाइल। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, एग्जीक्यूट किया। 2 रोज 3 कॉलम्स, वैल्यू और दे रहे हैं 11 22 33 44 55 एंड 66। इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी, गिवन मैट्रिक्स ऐसी थी, ट्रांसपोज होने के बाद 11 22 33 ये आ गए कॉलम में, या ऐसा कहते हैं 11 और 44 जो थे एक कॉलम में, वो आ गई रो के अंदर। 11 44 22 55 33 66। इस तरीके से ये रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने का तरीका ट्रांसपोज परफॉर्म कर दिया गया है। बट ये ट्रांसपोज प्रिंट करवाया है। ट्रांसपोज ऐसा नहीं कि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमने कॉपी करवा दिया। और आपको यही चीज बाई चांस कभी सेकंड मैट्रिक्स में प्रोवाइड करनी होती, नॉर्मली तो क्वेश्चन जो आएगा वो हो सकता है ऐसा रहे, कभी अगर कोई पूछता है तो, कि एक मैट्रिक्स रीड करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, क्या लॉजिक होगा वो बता दो। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का लॉजिक तो इसमें आ चुका है ऑलरेडी। बट अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज प्रिंट नहीं, ट्रांसपोज स्टोर करना चाहते हैं, बी नेम की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो पहली चीज R1 C1 लिया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, R2 C2 हमने लिए सेकंड मैट्रिक्स के लिए। अगर तो हम यहाँ पे पहली मैट्रिक्स रीड करते हैं R1 C1, और ये लूप प्रोवाइड कर देते हैं R1 और C1 के करस्पॉन्डिंग, रीड कर रहे हैं A ऑफ I J पे। जैसी फर्स्ट मैट्रिक्स रीड हो जाती है, उसे अगर प्रिंट करना चाहें तो R1 C1 देते हुए हम इस एरे को प्रिंट कर रहे हैं, इस 2D एरे को। जैसे ये 2D एरे प्रिंट हो गया, उसके बाद हमें ट्रांसपोज स्टोर करना है। अगर तो कहाँ स्टोर करना है हमें स्टोर करना है सेकंड मैट्रिक्स के अंदर। हमें ट्रांसपोज जो स्टोर करना है वो स्टोर करना चाहते हैं हम सेकंड मैट्रिक्स के अंदर। तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज स्टोर करने का तरीका बहुत सिंपल सा रहने वाला है। जो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे, कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, तो अगर थोड़ा ध्यान करें तो हमने डायग्राम में जो देखा था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम प्रिंट कर रहे थे पहले 0 0, फिर प्रिंट कर रहे थे हम उसके बाद 0 0 के बाद 1 0। तो फर्स्ट रो के अंदर जो आना चाहिए था 0 0 वाला, 0 1 वाला होना चाहिए था। जो प्रिंट हो रहा है वो है 1 0 वाला, और जो होना चाहिए था वहां फर्स्ट रो के लिए वो पोजीशन कहलाती है 0 1। सिमिलरली सेकंड रो अगर ध्यान करें तो सेकंड रो में क्या था हमारे पास, तो पोजीशन थी हमारे पास 0 1, और नेक्स्ट थी हमारे पास 1 1। तो वहां जो डेटा सेकंड रो का पहला एलिमेंट है वो होता है 1 0, जबकि जो रिजल्टेंट में आ रहा था वो 0 1 वाला आ रहा था। तो यहाँ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत सिंपल सा केस है। वो क्या, जो हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे थे उसमें जो A ऑफ I J है हम असाइन कर रहे हैं बी नेम की मैट्रिक्स में J I पोजीशन को, IJ वाले को J I पोजीशन पे हम असाइन कर रहे हैं। और फाइनली इस बार हमने ये ट्रांसपोज अभी पहले कैलकुलेट किया है, फिर उसके बाद हम बी वाली मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहते हैं। तो बी वाली मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हमने एक छोटा सा चेंज और जो किया,
वो क्या, तो यहाँ ये जो लूप प्रोवाइड कर रहे थे R1 C1 के करस्पॉन्डिंग ही चल रही थी बात, तो ये C1 और ये R1 के करस्पॉन्डिंग दे रखा था। बट फाइनली जो हमें प्रिंट करना है उसके लिए हमने R2 और C2 ले रखा है, तो R2 में पहुंच गया C1 एंड C2 में पहुंच गया R1। होपफुली आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी रोज थी फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स में, जितने कॉलम थे फर्स्ट मैट्रिक्स में उतनी रोज होंगी सेकंड मैट्रिक्स में। तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा दे दिया गया और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम R2 C2 स्पेसिफाई करते हुए सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। P of ij हमने प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने दिया, ये हमारा वो ट्रांसपोज वाला एग्जांपल क्रिएट हो चुका होगा। कंपाइल हुआ, एग्जीक्यूट किया, 2 रोज 3 कॉलम्स, वैल्यू दे रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अच्छा, हमने बीच में ये जो लूप प्रोवाइड रखा है इसमें स्लैश एन की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में इतने सारे लाइन चेंज नहीं देखने हैं। तो इस तरीके से दिया, एक बार वापस देख लेते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 2 रोज 3 कॉलम्स के साथ है 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ परफॉर्म करना इजी रहता, बट आपके वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है ट्रांसपोज के लिए। तो अगर रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है तो भी ट्रांसपोज सही से परफॉर्म है, ये ध्यान रखना। और ये जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया, इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता था, जहां पे जैसी भी ट्रैवर्सिंग हम परफॉर्म कर रहे थे वैसी ही ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हुए भी, जैसी ट्रैवर्सिंग हम कर रहे थे फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए वैसी ही ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हुए भी, मतलब रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज किए बिना सिंपली सारे एलिमेंट की ट्रैवर्सिंग करते, और बी ऑफ, अगर ए ऑफ आई जे है तो उसे असाइन कर देते बी ऑफ जे आई पे, तो हमारा ये टास्क परफॉर्म हो जाता। ए ऑफ आई जे बी ऑफ जे आई पे अगर हम असाइन करते हैं तो ये टास्क हो जाएगा, जहां सेकंड मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, R2 C2 अवेलेबल जो है, R2 के अंदर C1 और C2 के अंदर R1 असाइन किया गया है। तो ये काम हमारा हो चुका होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा। कंपाइल किया हमने इसे, एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दिए हैं, वैल्यू दे रहे हैं सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा। अब जो हम बात कर रहे हैं वो एरे के डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हमने बात की थी। तो 2D एरे के भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है एरे का ही, बस इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट से थोड़ा चेंज ये आया कि एक ही रो में बहुत सारे एलिमेंट थे पहले 1D एरे, बहुत सी रोज में हर एक रो के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, वो 2D एरे। रो एंड कॉलम वाले सेंस में 2 पैरामीटर्स जिसके दिए गए हैं वो 2D एरे। और 2D एरे के लिए अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करना है तो उसे एक डायग्राम के साथ हम समझ रहे हैं। हमें जो 2D एरे क्रिएट करना है वो कैसा होना चाहिए, तो जहां पे हमें क्या करने की जरूरत होगी पहले वो समझते हैं। अगर हमें 3 रोज रिक्वायर्ड है, अगर हमें 3 रोज रिक्वायर्ड है तो हमें 3 एरे क्रिएट करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर 4 रो रिक्वायर्ड है, 4 रोज, तो हमें 4 एलिमेंट 4 एरे क्रिएट करने हैं। और एरे अगर हमें एक एरे क्रिएट करना होता है तो उसका तरीका, एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, एक एरे का डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का तरीका, अलग से मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस लाके प्रोवाइड कर दिया किसको, उस पॉइंटर को जिसकी हेल्प से हम इसे काम में लेना चाहते हैं। तो ये पॉइंटर हमने जो प्रोवाइड किया है इसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर मेमोरी को काम में ले लेंगे जो अलग से प्रोवाइड करना चाहेंगे। फाइनली एलिमेंट्स की मेमोरी जो अलग से प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका एड्रेस दिया हमने पॉइंटर को, लेकिन पहली रो के लिए एक पॉइंटर, दूसरी रो के लिए दूसरा पॉइंटर, तीसरी रो के लिए तीसरा, चौथी रो के लिए चौथा पॉइंटर।
पर 4 अलग अलग पॉइंटर होते तो 4 अलग अलग 1D एरे का काम किया जा सकता है। पॉइंटर को अगर हम कंटिन्यूअस मेमोरी पे एलोकेट कर दें तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो सकता है एक 2D एरे का। जैसे यहाँ पे हम ये जो परफॉर्म करना चाहते हैं इसके लिए अगर कहें तो एक 2D एरे मतलब बहुत से 1D एरे प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट, लॉजिकल सेंस में अगर कहें तो। और इस केस में फर्स्ट रो का एड्रेस पहले एलिमेंट के बाद, पहला एलिमेंट जो है उसके पास जो हम फर्स्ट रो का एड्रेस देना चाह रहे हैं कि पहला एलिमेंट होना चाहिए एक पॉइंटर, दूसरा एलिमेंट भी पॉइंटर एंड सो ऑन। और इस केस में ये पॉइंटर्स का एरे है, वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए पॉइंटर था, पॉइंटर का एड्रेस रखने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। पहले उसे हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो हम एक एग्जांपल जो यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट के लिए, जो एक्चुअली में पॉइंटर टू पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर या आगे किसी भी लेवल तक जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट कैसा है उसे अगर देखें तो जैसा हमने पॉइंटर की बात की थी, होपफुली आपको ध्यान होगा पॉइंटर एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एड्रेस स्टोर करने वाला पॉइंटर दे रहे हैं, वो एड्रेस अगर वेरिएबल का स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल से स्पेशल होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, उसके लिए एस्ट्रिक दिया और ये हमने p प्रोवाइड कर दिया, या इसी प्रोग्राम में एक और पॉइंटर सपोज q प्रोवाइड कर दिया। बट अगर हमें कभी पॉइंटर का एड्रेस देना है, एक स्पेशल कंटेनर जो था पॉइंटर जो किसी वेरिएबल का एड्रेस रख रहा था, हमें पॉइंटर का भी एड्रेस अगर देना है तो उसके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हम अगर चाहते हैं एक 1D एरे का डायनेमिक मेमोरी लोकेशन तो उसके लिए एक पॉइंटर, दूसरे 1D एरे के लिए दूसरा पॉइंटर ले सकते हैं। बट अगर हमें उन एरे जो क्रिएट हो रहे हैं मल्टीपल, उन पॉइंटर्स का भी एरे क्रिएट करना है तो उसका एड्रेस रखने के लिए लेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। ये आर जो यहाँ पे क्रिएट किया है ये है पॉइंटर टू पॉइंटर। यहाँ पी और क्यू जो क्रिएट किए हैं वो है हमारे पास पॉइंटर, या हम कह सकते हैं पॉइंटर टू वेरिएबल, या तो नॉर्मली पॉइंटर बोल देते हैं या आप चाहें तो पूरा बोल सकते हैं पॉइंटर टू वेरिएबल, किसी वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला कंटेनर पॉइंटर टू वेरिएबल, जबकि पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला कंटेनर पॉइंटर टू पॉइंटर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे अभी हमने यहाँ पे a और b दो वेरिएबल लिए, a के अंदर इनिशियली से 5 प्रोवाइड कर रखा है, b के अंदर हमने से 10 प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ अगर हम डेटा प्रिंट करवाते हैं a और b का डेटा तो आराम से समझते जाना। यहाँ अगर हम डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, लाइन चेंज भी कर रहे हैं, ए का डेटा और बी का डेटा, तो क्या वैल्यूज आ रही हैं वो दिखते हैं। इस केस में वैल्यू आएगी हमारे पास 5 एंड 10। कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कंपाइल किया इस प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम हमने प्रोवाइड कर रखा है इसमें भले पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर भी है, बट काम में लिए केवल वेरिएबल। एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में आ रहा है 5 और 10। अब यहीं इसी प्रोग्राम में अगर हम p को एड्रेस दे देते हैं a का और फिर करते हैं हम डी रेफरेंस p इक्वल 15, तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या, तो a की वैल्यू बदल गई और a की वैल्यू आ गई है 15। 1 सेकेंड, हमने इसे कंपाइल नहीं किया, एक बार पहले कंपाइल करते हैं एंड फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैल्यू आ रही है 15 एंड 10। सिमिलरली अगर हम q जो पॉइंटर हमारे पास अवेलेबल है उसके पास एड्रेस दे देते हैं किसका, b का, तो इस केस में q का डी रेफरेंस करके अगर हम स्टोर करवा रहे हैं 20 तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी a और b के लिए 15 एंड 20।
इसे किया हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो आउटपुट कुछ ऐसा 15 और 20। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम यहाँ आर के पास असाइन करवा रहे हैं एड्रेस ए का, और डी रेफरेंस आर करके हम असाइन करना चाह रहे हैं सपोज 30 या 60, तो अभी ये चीज जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा ऑपरेशन है ये एरर वाला केस आ रहा है। ये एरर वाला केस इस पर्टिकुलर कंपाइलर पर जैसे वार्निंग वाला केस है, किसी कंपाइलर पे एरर भी आ सकती है। और ये क्या किया हमने वो एक बार समझें। तो करना क्या था, आर के अंदर एड्रेस ए का दिया जो सही अप्रोच नहीं है। रीजन ए है पॉइंटर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो किसी और पॉइंटर का एड्रेस रख सके, वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। किसी पॉइंटर टू वेरिएबल का एड्रेस रख सके, वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। या उसे आप चाहे तो पूरा बोल सकते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू वेरिएबल, पॉइंटर टू पॉइंटर टू वेरिएबल। एक पॉइंटर है जो किसी पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है, ऐसे पॉइंटर का जो किसी वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है, वो है यहाँ पे हमारे पास जो डबल एस्ट्रिक से क्रिएट किया गया है। और इस केस में एड्रेस ए का असाइन किया, आर के अंदर डी रेफरेंस आर करके 60 प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अप्रोच सही नहीं है। पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या, जहां पे आप एड्रेस वेरिएबल का नहीं किसी पॉइंटर का देना चाहते हैं, और उस पॉइंटर की हेल्प से अगर आप ए में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो तरीका रहेगा डबल डी रेफरेंस। एक बार के डी रेफरेंस से आर के पास जिसका एड्रेस वहां वाली मेमोरी को रेफर कर रहा होगा, आर के पास एड्रेस है पी का, तो डी रेफरेंस आर से पी को रेफर कर रहा है। और जब पी का भी हम डी रेफरेंस करते हैं, ये पी को रेफर कर रहा है, और जब इसका भी डी रेफरेंस करेंगे तो वो ए को रेफर कर रहा है। वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है उसे एक बार देखते हैं। हमने किया इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो वैल्यू ए की चेंज हो गई। यहीं पे अगर हम आर के अंदर एड्रेस पी का नहीं, आर के अंदर एड्रेस देते अगर हम क्यू का, और इस केस में डबल डी रेफरेंस करते हुए हम 30 दे रहे हैं, तो ये वैल्यू किसके पास जाएगी, बी के पास। तो इस बार बी की वैल्यू फाइनली आ रही है 30। एंड इसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम आगे वापस से डबल डी रेफरेंस ऑफ आर करते हुए वहां पे 35 प्रोवाइड करें, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, वापस से बी के पास, क्योंकि आर के पास वही एड्रेस है, पी और क्यू के पास भी वही एड्रेस अवेलेबल है। हमने इसे किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो ये 35 भी कहाँ गया, बी के पास। यहीं पे अगर हम एक बार जो चेंज कर रहे हैं उसे आराम से समझना। यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं डी रेफरेंस ऑफ आर, किसे रेफर कर रहा होगा, आर के पास जिसका एड्रेस उसे, और उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेस ए का। अब अगर हम करते हैं डबल डी रेफरेंस ऑफ आर और उसमें दे देते हैं 40, तो इस केस में 40 कहाँ जाएगा, ए के अंदर। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 40 चला गया ए के अंदर। और ये जो किया ये क्या चेंज था, आर के पास जिसका एड्रेस था उसे एड्रेस दे दिया हमने ए का, और उसे अगर ए का एड्रेस दे दिया तो एक बार समझें, हम अगर यहाँ पे डी रेफरेंस ऑफ क्यू करते हुए ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाएं, तो क्यू के पास एड्रेस किसका था पहले, इस एक्सप्रेशन से पहले तक क्यू के पास एड्रेस था बी का, बट ये एक्सप्रेशन हमने क्या किया, क्यू के अंदर एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है ए का। अब अगर हम यहाँ 45 प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, वो ए के अंदर चले जाएगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों के पास ही एड्रेस किसका है, ए का। कंपाइल किया हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो कुछ इस तरीके से 45 आ रहा है ए के ही अंदर। एक बार बस ऐसे ही हम प्रिंट कर रहे हैं कुछ वैल्यूज, लाइन चेंज करते हुए हम यहाँ पे पहले %u, फिर लाइन चेंज, अगेन %u, फिर लाइन चेंज, अगेन %u। हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं p q एंड r।
साथ ही साथ हम एक बार यहाँ पे ए और बी के एड्रेस भी प्रिंट करवाना चाहते हैं अगर, तो वो भी करवा लेते हैं। तो सिमिलर लाइन हमने यहाँ पे कॉपी की एंड पेस्ट कर दी, जिसमें हम 2 वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। कौन कौन सी 2 वैल्यूज? एक तो ए की और एक बी की। तब तो परसेंट यू की जरूरत नहीं थी। एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं हम अनसाइंड इंटीजर की तरह, तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी प्रिंट कर रहे हैं। सेव किया हमने इसे, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया। तो ध्यान से देखें, ये था ए का एड्रेस, ये था बी का एड्रेस। अब पी और क्यू दोनों के पास सेम एड्रेस है जो कि है ए का, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट जो प्रोवाइड किया इससे चेंजेस हो गए, क्यू के अंदर एड्रेस ए का पहुंच गया। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 1 सेकेंड, ये ऑलरेडी कंसोल ओपन है, इसे क्लोज करते हैं पहले। हाँ, इसे किया हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो ए का एड्रेस था पी के पास, क्यू का एड्रेस था बी, इस पर्टिकुलर सॉरी ए का एड्रेस पी के पास, बी का एड्रेस था क्यू के पास, और आर एक अलग अवेलेबल है जिसके पास एड्रेस किसका दिया है हमने, तो आर के पास एड्रेस हमने जो प्रोवाइड कर रखा है वो हमने प्रिंट करवाया यहाँ %u से। तो आर के पास एड्रेस या तो पी का है या क्यू का है। ये एड्रेस किसके हैं, पी के अंदर जो अवेलेबल है। ये ए का एड्रेस, ये बी का एड्रेस, ये पी के अंदर जो एड्रेस है ए का वो वैल्यू आ रही है, ये क्यू के अंदर जो अवेलेबल है वो आ रहा है, ये आर के अंदर जो अवेलेबल है वो आ रहा है डेटा। हमने यहाँ पी क्यू आर के एड्रेस प्रिंट नहीं किए, पी क्यू और आर के अंदर जो एड्रेस रखे हुए हैं वो प्रिंट किए हैं, जबकि ये ए और बी के एड्रेस थे। तो पी और क्यू के पास किसका एड्रेस है, पी के पास ए का, क्यू के पास बी का। तो होपफुली यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। और ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार डायग्राम फॉर्मेट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं साइड में, पॉइंटर टू पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल अवेलेबल है, जैसे सपोज इस लेवल के वेरिएबल्स, वेरिएबल का एड्रेस रखने वाले जो अवेलेबल है हमारे पास, उन्हें हम एक अलग लेवल पे ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारे पास सपोज पॉइंटर्स, ये पी और क्यू पॉइंटर, और ये पी और क्यू का एड्रेस रखने वाला जो है उसका लेवल और भी ज्यादा आ गया, ये है पॉइंटर टू पॉइंटर। यहां अगर हम ए का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं पी को, बी का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं अगर क्यू को, और साथ ही साथ पी को अगर दे देते हैं, सॉरी पी का एड्रेस दे देते हैं आर को, तो आर की हेल्प से हम ए को काम में ले सकते हैं 2 डी रेफरेंस परफॉर्म करते हुए। अगर हमने यहाँ पे आर के पास एड्रेस पी का नहीं, हमने चेंज करके अगर आर के पास एड्रेस दे दिया क्यू का, तो क्यू का एड्रेस देने के बाद आर की हेल्प से हम ए पे नहीं जा सकते, आर की हेल्प से हम किस पे जा सकते हैं, एक डी रेफरेंस करेंगे तो क्यू पे, क्यू का डी रेफरेंस करेंगे तो बी पे। और अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि आर की हेल्प से क्यू पे गए और क्यू के पास एड्रेस जो बी का था उसकी जगह पे हमने प्रोवाइड कर दिया ए का एड्रेस अगर, तो अब हम पी और क्यू दोनों की ही हेल्प से किसे काम में ले सकते हैं, पी और क्यू दोनों की ही हेल्प से हम ए को काम में ले सकते हैं, आर की हेल्प से हम ए को काम में ले सकते हैं। होपफुली कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। बाकी आप ये चीजें ट्राई करें, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना, आपको इजीली आइडिया लग जाएगा और ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। बस यहाँ पे हम कहना चाहेंगे जो वेरिएबल है वो अगर इस लेवल का था हमारे पास, फर्स्ट लेवल का वेरिएबल, तो वेरिएबल में कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट अगर उसका एड्रेस हमें असाइन करना है, तो एड्रेस असाइन करने के लिए उससे नेक्स्ट लेवल चाहिए, वो होना चाहिए पॉइंटर। पॉइंटर में हम क्या असाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस या फिर किसी और पॉइंटर के अंदर अवेलेबल जो एड्रेस है उसे पॉइंटर के अंदर पॉइंटर असाइन किया जा सकता है।
बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमें पॉइंटर का भी एड्रेस असाइन करना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर का एड्रेस असाइन करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। तो होपफुली यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा आपको। ये अभी हमने बात किया पॉइंटर टू पॉइंटर की, और इसके लिए जो हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करना चाह रहे हैं 2D एरे के लिए, उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंटर टू पॉइंटर लेंगे एक 2D एरे क्रिएट करने के लिए। इस पॉइंटर टू पॉइंटर को हम प्रोवाइड करेंगे एड्रेस किसका, तो एक एरे क्रिएट करेंगे पॉइंटर्स का। कितने पॉइंटर, जितनी रो की रिक्वायरमेंट है उतने पॉइंटर। हर एक पॉइंटर को हम अलग से मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, लूप प्रोवाइड कर देंगे। हर एक पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे अलग अलग 1D एरे वाली अप्रोच में। तो एक बार ट्राई करना, होपफुली यहां तक की बात का आपको कुछ आइडिया लगा होगा।